हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता। आर के साइंस क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर हम कक्षा 10वीं के लिए लेकर आए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन, उसी को हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, उसी चैप्टर का। जो आज हमारा लेक्चर है अम्ल और क्षार के सामान्य गुण के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है उसमें कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं। जैसे हमारा सबसे पहले क्या था, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे कंटिन्यू। तो ये तीसरा लेक्चर चल रहा है हमारा। तो इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक टेबल बना ली हमने, है ना। एक साइड हमने एसिड और एक साइड बेस को लिख दिया है। अब इनके सामान्य गुणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने अम्ल को याद किया था, अनिल। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार इसका उल्टा करते हैं, यानी कि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। लाल लिटमस को नीला। पहला अंतर या पहले गुण सामान्य से गुण हैं जो क्लियर होते हैं। इसके बाद दूसरा हम स्वाद के ऊपर लेते हैं। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में ये कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद हम तीसरा अंतर इनमें लेंगे, धातु से क्रिया करवाएं इसकी। धातु से क्रिया किसकी, अम्ल की। तीसरे गुणों की बात करते हैं। तो तीसरे गुण में हम अम्ल की क्रिया किससे करवा रहे हैं, धातु से। तो अगर धातु से किसी अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी कि अम्ल प्लस धातु, अम्ल से किसी धातु की क्रिया करवाई जाएगी तो देखिए क्या होगा। एक चीज हमारे पास लवण बनेगा, साल्ट, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहां से रिलीज, मुक्त होगी। इसका मतलब है फ्री होना, रिलीज होना, उड़ जाना, मुक्त होना। तो अम्ल और धातु की क्रिया करवाएंगे, अम्ल और धातु की क्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसके लिए एक रिएक्शन लेते हैं। इसके लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कि कोई एसिड लेना है तो मैंने मान लीजिए H2SO4 लिया। कौन सा एसिड लिया, H2SO4। और धातु ली मैंने जिंक। कौन सी धातु ली, जिंक। इन दोनों की जब क्रिया करवाई जाती है तो देखिए एक लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मैंने सबसे पहले ये हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर रिलीज कर दिया है। अब ये H2 गैस कहाँ से निकली होगी, इसके पास तो है भी नहीं और इसके पास है। तो यानी कि रेड मार्कर से मैं इसको कर देता हूँ। यानी कि ये H2 गैस यहाँ से रिलीज हो चुकी है। तो अब बचा क्या है, अब बचता है SO4 प्लस जिंक। तो जिंक प्लस SO4 दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, लवण, जिसका नाम है जिंक सल्फेट, ZnSO4। तो ये हमारी क्रिया हो जाती है। किसी भी धातु की अगर अम्ल से क्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं। तो अब इधर हम क्या करवाते हैं, अब इधर हम लेते हैं तो इसकी भी हम किससे क्रिया करवाते हैं, धातु से क्रिया करवा के देखते हैं। तो इधर भी हम क्या लेंगे, धातु से क्रिया किसकी, क्षार की। जब क्षार की क्रिया धातु से करवाई जाती है तो भी यहां पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन समस्या यह है कि हर एक धातु हाइड्रोजन गैस यहां पर नहीं दे दी। तो सभी धातुएं ऐसा नहीं करती। सभी धातुएं H2 गैस नहीं देती हैं। क्रॉस का मतलब है नहीं देती है। चलिए, यानी कि इसकी जो रिएक्शन में लिखूं तो क्षार प्लस क्या लें हम, धातु। तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि रिलीज हो जाएगी। जैसे हमने इसमें लिया अम्ल और धातु, वैसे ही वहां पर क्या लेना है, क्षार और धातु लेनी है तो हाइड्रोजन गैस वहां पर भी रिलीज हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल लें तो हमें एक क्या लेना है, हमें एक लेना है क्षार। हमें एक क्या लेना है, क्षार लेना है। तो मैंने ले लिया एक प्रबल क्षार NaOH प्लस मैं यहाँ पर धातु ले रहा हूँ सेम, जो मैंने इधर जिंक ली थी वही धातु मैंने ली है उधर, और किसकी उपस्थिति में, ये क्षार की उपस्थिति में ली है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी,
तो प्लस हाइड्रोजन तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये हाइड्रोजन गैस देखिए कहाँ से निकली होगी, डेफिनेट सी बात है यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 2 मॉलिक्यूल निकले हैं, है ना, 2 अणु निकले हैं, तो 2 हाइड्रोजन के हमें वहां पर निकालनी है 2। तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा और मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर अब सोडियम के भी 2 अणु हो चुके हैं, है ना, 2 परमाणु किसके हो गए, ऑक्सीजन के, और 2 ही हो गए किसके, हाइड्रोजन के। तो H2 वाली बैलेंसिंग यहाँ पर हो चुकी है ना, H2 निकली 2NaOH। अब देखिए होता क्या, अब यानी कि यहाँ पर H का कोई रोल नहीं रहा, H2 निकल चुकी है। अब यहाँ पर बचता है O और सोडियम, यानी सोडियम के भी कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और ऑक्सीजन के भी कितने अणु हो गए, 2 अणु हमारे सामने हो चुके हैं, और जिंक का कितना है 1। तो ये बनेगा Na2O और क्या बना, जिंक O2, Na2, या फिर ऐसे लिख दो, ये गलत तरीका होगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2। इसका एक नाम है, इसको सोडियम जिंकेट कहा जाता है, ये सोडियम जिंकेट, इसको सोडियम जिंकेट कहा जाता है। किसको, Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसको सोडियम जिंकेट कहा जाता है। तो ये क्रिया होती है किसकी, क्षारकीय धातु के साथ। देखिए बैलेंसिंग कैसे किया, यहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, तो यहाँ पर H था, तो हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इसके दोनों साइड के परमाणुओं को बराबर करना होगा। यहाँ पर 2 परमाणु थे हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर 1 था, तो हमने इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो अब ये सारे जितने भी परमाणु हैं वो सब कितने हो गए, डबल, यानी कि हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए, और सोडियम के भी कितने हो गए, 2। तो 2 सोडियम अब यहाँ पर भी हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, और जिंक का केवल 1 है तो 1 है, और हाइड्रोजन 2 हैं तो उधर भी 2 परमाणु, यानी कि ये रिएक्शन अब बिल्कुल सही है, बैलेंस है। तो ये तीसरा हमारा अंतर था दोनों में, अम्ल और क्षार के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं या अंतर पढ़ रहे हैं, तो 3 हो चुके हैं। अब चौथा रिएक्शन या चौथी अंतर की बात करते हैं हम। तो अब चौथा लेते हैं हम, इसकी क्रिया, अम्ल की क्रिया किससे करवाएं, धातु ऑक्साइड से करवाएं, धातु ऑक्साइड से। इसकी क्रिया यानी कि अम्ल की क्रिया जब धातु ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल। देखिए क्या बनना है, लवण प्लस जल, यानी कि धातु या धात्विक ऑक्साइड प्लस किससे क्रिया करवानी है, अम्ल से। क्या बनना है, लवण प्लस साल्ट प्लस जल। एक तो साल्ट बनना है और दूसरा क्या बनना है, जल। इसके लिए एक रिएक्शन लेते हैं CuO, मैं बुक की रिएक्शन ले रहा हूं, CuO ये है कॉपर ऑक्साइड, ये कौन है, कॉपर ऑक्साइड। तो जब इसकी क्रिया किससे करवाएं, HCl एसिड ले लिया मैंने, क्या ले लिया एसिड के रूप में, HCl। तो एक तो क्या बनने वाला है हमारे पास, जल बनने वाला है, तो जल का सूत्र तो H2 प्लस। देखिए अब H2O कहां से निकला होगा, देखो 2 हाइड्रोजन, लेकिन इधर कितना है, ओनली 1 हाइड्रोजन, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। सही भाई, ये बैलेंस नहीं तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 2, क्या लगा दिया 2। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, इधर भी कितने हाइड्रोजन है, 2, है ना। अब लेकिन Cl कितने हो गए, यहाँ पर 2 Cl हो गए हैं, और कॉपर यहाँ पर बचा हुआ तो CuCl2। वो बताइए भाई समझ में आया या नहीं आया। Cu कॉपर ऑक्साइड, HCl एसिड लिया, जल निकाला, जल निकलते ही क्या होता है, हमें पता है लवण बनेगा, जल निकलेगा, तो जल का सूत्र तो हो गया H2, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ा, है ना। जब इसको 2 से गुणा किया तब जाके 2 हाइड्रोजन हुए और 2 Cl हुए, तो Cl2 आ गया बाद में। तो ये है कॉपर क्लोराइड, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। अब देखो इससे एक चीज और क्लियर होती है, क्या कि ये क्या चीज है, लवण है, ये क्या चीज है, लवण, और ये क्या था, अम्ल। अब लवण तब बनता है जब अम्ल की क्रिया किससे करवाएं, क्षार से। तो यानी कि ये क्षारीय प्रकृति होगी इसकी कैसी प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और कोई सा भी धातु का ऑक्साइड होगा, धातु ऑक्साइड हमने बात की है, तो धातु ऑक्साइड जो भी होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं दोस्तों, क्षारीय प्रकृति। अब चलते हैं हम क्षार की तरफ, यानी कि क्षार की क्रिया अब धातु ऑक्साइड से नहीं, अब हम इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, अधातु के ऑक्साइड से, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करवाएं। किससे क्रिया करवाएं, अधातु के ऑक्साइड से क्रिया करवाएं। तो क्या होगा, चलिए
तो जब हम ए धातु के ऑक्साइड की क्रिया क्षार से करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये ए धातु ऑक्साइड है, प्लस किससे करवानी है क्रिया, क्षार से। तो यहाँ पर भी एक तो लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस H2O बनेगा। क्या बनना है, लवण प्लस H2O, और यहाँ पर भी क्या बना था, लवण प्लस H2O। तो ऐसा ए धातु का ऑक्साइड हम लेते हैं और क्षार लेते हैं। देखिए तो क्षार तो मैं लेता हूँ, यहाँ पर CO2 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, सॉरी ये क्षार नहीं है, ये ए धातु का ऑक्साइड हो गया। कार्बन क्या है, एक ए धातु है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या बनेगा, ए धातु का ऑक्साइड या ए धात्विक ऑक्साइड। तो CO2 क्या हो गया, ए धातु का ऑक्साइड, प्लस मुझे क्षार लेना है तो मैंने ले लिया CaOH2, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ तो ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, CO2 प्लस CaOH2, ये क्या है, ये तो CO2 ए धातु है, ऑक्साइड है ए धातु का, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है, क्षार है। जब इसकी क्रिया करवाई जाएगी तो हमें एक चीज तो कंफर्म क्लियर पता है कि एक तो H2O निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, एक तो H2O निकलने वाला है, और साथ में यहाँ पर क्या बनने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2, और इधर कितने हैं, ये यहाँ पर हॉल में लगा हुआ है, यानी कि हॉल के बाहर 2 है, तो यानी कि इस ऑक्सीजन को हमें 2 से गुणा करना होगा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। तो इस साइड एरो के निशान के इस साइड कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। इस साइड की हम बात करते हैं तो 3 ऑक्सीजन ये हैं और 1 ऑक्सीजन इसके पास है H2 के पास, तो यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, यानी ऑक्सीजन की बैलेंसिंग यहाँ पर कंप्लीट है। वैसे ही अब हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 1, और कोष्टक के बाहर कितना लिखा हुआ है, 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और इधर भी बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कंप्लीट है। अब बात करते हैं कैल्शियम, तो इस साइड पूरी साइड में कैल्शियम कितना है, 1, और इधर पूरी साइड में कैल्शियम कितना है, 1, यानी कि कैल्शियम भी कंप्लीट है। इसके बाद कौन बचता है, इसके बाद बचता है क्या, कार्बन, तो कार्बन 1 यहाँ पर है, कार्बन 1 यहाँ पर है, तो यानी कि ये सारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ना, टाइम के अभाव के कारण इस वीडियो को मैंने छोटा किया है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको हम, है ना। देखो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिसको हमने किससे याद किया, अनिल से, अनिल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और इसका उल्टा कौन करता है, क्षार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, जो धातु से क्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल की क्रिया, किसी अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और क्षार की क्रिया भी अगर धातु से करवाएं, देखिए धातु से क्रिया तो लवण, इधर भी क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त, और यहाँ पर भी क्या होता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना। तो सभी धातुएं, लेकिन ये याद रखना कि सभी धातुएं वो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं, ठीक है। ये रिएक्शन ली हमने, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 की क्रिया जिंक से करवाती हैं तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। और इधर हमने एक क्षार लिया, धातु ली, तो क्षार कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रिया करवाई तो क्या बना, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। अब इसके बाद धातु ऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल, यहाँ पर भी क्या बनता है, लवण, यहाँ पर जल बनता है, लेकिन ऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, जल। किससे, ऑक्साइड से क्रिया, धातु के ऑक्साइड से क्रिया, और इधर किससे, ए धातु के ऑक्साइड से क्रिया, तो यहाँ पर भी क्या बना, लवण प्लस जल, तो लवण प्लस जल, उधर भी क्या, लवण प्लस जल। तो ऑक्साइड लेंगे तो क्या बनाना है हमें, लवण प्लस जल। अब देखिए धातु का ऑक्साइड, कॉपर एक धातु है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड प्लस जल क्या बना, लवण CuCl2, कॉपर क्लोराइड, ये है जल। तो यानी कि लवण कब बनता है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाएं, तो यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का होगा। वैसे ही इसमें क्या करवाया हमने, ए धातु के ऑक्साइड से क्रिया करवाई तो क्या बना, लवण प्लस जल, यानी CO2 ए धातु का ऑक्साइड है, कार्बन एक ए धातु है, तो कार्बन का ऑक्साइड प्लस एक क्या लिया हमने, क्षार, है ना, CaOH2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी क्रिया करवाने पर लवण बना, साथ में बना कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का, ये भी क्या है, एक लवण है, और कहाँ है, ये क्षार है हमारा। तो लवण कब बनता है, जब क्षार और किसको मिलाया जाए, अम्ल, तो यानी कि ये कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति। CO2 की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी, कैसी होगी भाई, अम्लीय प्रकृति। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कक्षा 10th पर बेस्ड है, और सारी चीज हमने ले ली है, और एक प्रैक्टिकल अब इसमें थोड़ा सा बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 1 2 3 4 5 चलो।
जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमारी बुक में दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लेते हैं। चलिए, एक हमने परख नली ली है, एक हमने क्या ले ली, परख नली ले ली है, और इसको एक स्टैंड पर हमने कस लिया है, इसको एक स्टैंड पर हमने कस लिया है। ये यहाँ से हमने इसको पीछे से यूं होके आ रहा है और यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह कस दिया है। ये लीजिए, एक स्टैंड पर, जैसे ये स्टैंड है ना, तो इससे यूं निकला रहता है एक, जो स्टैंड नहीं देखा होगा अभी आपने, और यहाँ पे हम परख नली लटका देते हैं। तो ऐसा स्टैंड होता है जिसकी सहायता से हम इसको कस सकते हैं आराम से। ये हमने क्या कर दिया, इस परख नली को यहाँ पर कस दिया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने H2SO4 एसिड लिया है। क्या लिया है इसमें, H2SO4 एसिड, क्या लिया है, एसिड। और मैं इसमें क्या करता हूं, ऊपर से दानेदार जिंक डालता हूं। क्या डालता हूं इसमें, दानेदार जिंक। तो ये मैंने यहां पर क्या डाल दिए, जिंक डाल दी। अभी हम इसके रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इनको डालने के बाद इसको कॉर्क से बंद कर दिया, और यहां से एक नली को यूं, कांच की नली लेनी है, और इस कांच की नली को क्या किया, मैंने एक टब में प्रवाहित किया या डुबो दिया, जिसमें साबुन का झाग या साबुन का विलयन भरा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ओपन करके छोड़ दिया, यानी कि ये लीजिए, चित्र कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, जब H2SO4 में जिंक डाली जाती है तो यहाँ पर कुछ गैस बनती है। ये गैस बनी, क्या बनी, गैस। और ये गैस यहाँ से रिलीज होती है, और यहाँ पर अब ये परख नली या कांच की नली कहाँ डूबी हुई है, ये साबुन के विलयन में। तो ये क्या भरा हुआ है, इसमें साबुन का विलयन, इसमें क्या भरा हुआ है, साबुन का विलयन, यानी कि इसमें झाग है। अब जैसे ही ये गैस इसमें निकलती है तो हमें पता है कोई भी गैस डालो बुलबुले बनते हैं। तो यहाँ पर ये क्या निकलेंगे, बुलबुले बनेंगे। क्या बनेंगे, बुलबुले। अब मैं इनको बुलबुले को चेक करता हूँ कि ये बुलबुले कैसे हैं, फटते हैं या नहीं फटते। तो मैं यहाँ पर या तो मोमबत्ती ले लो या माचिस की कोई तीली ले लो। तो मैं मोमबत्ती ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर मोमबत्ती ली, थोड़ा सा इससे मोम टपकता हुआ, ये कोई दिक्कत नहीं। और ये यहाँ पर प्रकाशित हो रही है, यानी जल रही है, मोमबत्ती जलती हुई लेनी। अब देखो, जैसे ही ये आग के पास आते हैं तो ये फटते हैं। ये गुब्बारे जो बने या ये जो बुलबुले बने हैं ना, ये फटते हैं, और फटने के साथ इनके साथ आवाज आती है, फट फट की आवाज। जैसे चिटपिटी या छोटा मोटा फटाका चलता है, वैसी आवाज यहाँ पर आती है। इस आवाज से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही। यहाँ पर जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। और अभी हमने इसकी बात भी की थी कि जब जिंक की क्रिया H2SO4 से करवाएं, ये जिंक H2SO4 क्रिया करवाएं, तो एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में क्या बनता है, यहाँ पर बनता है जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है वो यहाँ से मुक्त हो जाती है और साबुन के विलयन में प्रवाहित हुई, यहाँ पर से बुलबुले बने। तो इसको जब आप अपन पढ़ेंगे 11वीं-12वीं में, जब तुम आओगे, या फिर BSc लेवल की जो बुक्स होंगी या वहाँ पर लैब होंगी, तो उनमें तुम्हें ये प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा कि जो गैस बन रही है, अगर वो फट फट की आवाज़ के साथ जलती है या फटती है गुब्बारे, तो वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, नीली पीली ज्वाला के साथ जलती है तो हाइड्रोजन गैस है। और अगर वहाँ पर ये गैस जो निकली और अगर जलती हुई तीली ले गई और अगर वो बुझ जाती है, तो वहाँ पर कौन सी गैस होगी, वहाँ पर होगी CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो था थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जो 10th क्लास पर बेस्ड था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा देखने के लिए। पूरा देखा, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी। और ठीक है, हो गया। चलो, अगला लेक्चर बहुत जल्द लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। भारत माता की जय।